नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। बिहार के चुनाव में बहुत सारी राजनीतिक गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। हर राजनेता अपनी जीत के फुल प्रूफ दावे कर रहा है। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही बड़े राजनीतिक दलों के जो लोग हैं वो अपनी अपनी जीत को सुनिश्चित कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल धीरे धीरे स्नेह स्नेह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती जा रही है। हो हल्ला बसपा का बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन बसपा पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से किंग मेकर बनने की तरफ अग्रसर है। वो बिहार में राजद, जदयू, बीजेपी, कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन रही है। जी हां, प्रशांत किशोर की जन सुराज से भी बड़ी बहुजन समाज पार्टी इस बार के चुनाव में साबित होने जा रही। वो नेता जो कभी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव लड़ा करते थे, अगर उन्हें वहां से टिकट नहीं मिल रहा है तो उनका विकल्प बसपा हो रहा है, ना कि जनसुराज या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी। ये बातें ये बताती हैं कि 9 अक्टूबर की लखनऊ में हुई रैली बिहार तक एक बड़ा सियासी संदेश दे रही है। वो ये बता रही है कि बसपा फिर से मजबूत हो रही है। हमने बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव, वहां के टिकट बंटवारे और किस तरह बहुजन समाज पार्टी बिहार में चुनाव लड़ रही है, उसका फॉर्मूला क्या है, किन सीटों पर उसका ज्यादा फोकस है। बिहार में बसपा के सबसे बड़े नेता रामजी गौतम से हमने बातचीत की। रामजी गौतम ने क्रिएटिविजन के साथ बातचीत में उन तमाम बिंदुओं को तफसील से बताया जिस पर बसपा का फोकस है। सबसे पहली बात तो यही थी कि बसपा का बिहार में चुनाव लड़ने का फॉर्मूला क्या है। मतलब क्या वहां पर वो सिर्फ पिछड़ों, दलितों, महादलितों और मुसलमानों पर ही फोकस है? क्या उसका जो दलित और मुसलमानों वाला कॉम्बिनेशन था उत्तर प्रदेश के कई चुनाव में, क्या वही वहां पर है? इस पर रामजी गौतम कहते हैं कि बसपा सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर काम कर रही है। क्या है सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला? आपको बता देता हूं। साल 2007 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जब बसपा सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप किया था, उसमें यह सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला हिट हुआ था। इसमें सिर्फ दलितों या मुसलमानों पर फोकस न रहने की बात कही गई थी। इसमें अपर कास्ट को भी भरपूर टिकट देने, उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने जैसी बातों का जिक्र था। इसके अलावा पिछड़ों पर भी मायावती ने बड़ा फोकस किया था और इसी सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर बिहार में इस बार बसपा चुनाव लड़ रही है। बिहार के चुनाव के प्रभारी हैं, कुछ वहां के भी राजनीतिक हालातों पर चर्चा कर लेते हैं। क्या कुछ वहां पर सियासी सरगर्मियां चल रही हैं? क्या देख रहे हैं माहौल वहां पे? देखिए, माहौल तो बहुत पॉजिटिव है और हम लोगों ने प्रयास पूरा किया है कि जो सोशल इंजीनियरिंग की जो इक्वेशन है वो बिहार में हमने पूरा फिट किया है। 2007 वाली जो उत्तर प्रदेश में एग्जीक्यूट सेम इक्वेशन हम राजस्थान में ही किए थे, प्रैक्टिकल किए थे, वहां भी 6 हमारे विधायक बने और सेम इक्वेशन हमने कई और राज्यों में भी की। हमें काफी अच्छे रिजल्ट मिले और सेम इक्वेशन हमने इस बार फिर से बिहार में भी इम्प्लीमेंट किया है और हमें विश्वास है कि इस बार बिहार से भी काफी अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। इसके बाद बारी वहां के बागियों की थी। जब हमने रामजी गौतम से पूछा कि बसपा के साथ यह बड़ा सेटबैक हो जाता है कि 1 विधायक, 2 विधायक, 4 विधायक जो भी जीतते हैं वो बाद में जाकर जो भी सरकार होती है उसमें शामिल हो जाते हैं। एक उदाहरण था चैनपुर विधानसभा, जहां पर 2020 में बसपा के टिकट पर जमा खान चुनाव जीते। जमा खान जिन्होंने उस वक्त बसपा को अपना सर्वे सर्वा माना, मायावती ने उन पर भरोसा किया, उन्हें टिकट दिया। इसके बाद उन्होंने जब चुनाव लड़ा तो उन्होंने जदयू के ही मंत्री को वहां से चुनाव हराया था। सबको लगा बसपा मजबूत है, जमा खान ने बसपा का नाम रोशन कर दिया। लेकिन यह किसी को नहीं पता था कि जमा खान बहुत बड़े मौका परस्त हैं। उन्होंने जदयू के विधायक, जदयू के मंत्री को हरा तो दिया,
लेकिन बाद में वो जदयू में ही जाके शामिल हो गए, मंत्री बन गए। रामजी गौतम इस बात पर कहते हैं कि पार्टी छोड़कर जाने वालों का पॉलिटिकल करियर बहुत छोटा होता है, ऐसे लोग बहुत ज्यादा पॉलिटिकली लड़ाई आगे लड़ नहीं पाते। रामजी गौतम ने कहा कि जमा खान जब बसपा में आए तो बहन जी ने उन्हें चुनाव लड़वाया, उसके बाद वो जदयू की सरकार में शामिल हो गए, 5 साल उन्होंने मलाई खाई। जमा खान अब दोबारा कभी विधायक नहीं बन पाएंगे। रामजी गौतम कहते हैं कि बसपा मिट्टी से माधव बनाती है और वो जब चाहे तब माधव को मिट्टी में मिला भी सकती है। इसके साथ ही साथ वो कहते हैं कि बसपा में टिकट के लिए जमा खान ने बहुत अप्रोच किया, बहुत हाथ पांव मारे, जबकि वो तो जदयू में मंत्री थे। अपने काम के बल पर क्या वो चुनाव नहीं जीत सकते थे? बात जायज भी है भाई, मंत्री को अगर वापस से बसपा का टिकट चाहत हो तो ये अपने आप में बड़ा गंभीर विषय है। जमा खान को यह बात पता है कि वो बसपा से ही अपनी सिटिंग सीट से चुनाव जीत सकते थे। रामजी गौतम कहते हैं कि बसपा को जो एक बार धोखा देता है बहन जी उस पर दोबारा कभी भरोसा नहीं करती। वो कहते हैं आप देख लीजिएगा कि जमा खान की जमानत जब्त हो जाएगी और वो इस चुनाव में तीसरे नंबर पर रहेंगे, तीसरे नंबर पर। क्या कहा रामजी गौतम ने, जरा तफसील से सुनिए आप। जिसको आप विधायकी का चुनाव लड़ाते हैं, एक उदाहरण मैं दे देता हूं, जमा साहब आपके हैं, आपसे टिकट लिया, जदयू के मंत्री को हराया उन्होंने, बाद में वो जदयू में ही जाके मंत्री बन गए। ये भी तो एक बड़ा सेटबैक है कि जो जीत रहे हैं वो जाके सरकार ऐसे लोगों के पॉलिटिकल करियर बहुत लंबा नहीं होता है। हाँ। मैं कह रहा हूँ जमा खान जब बीएसपी में आए, विधायक बने और 5 साल उन्होंने अपना जो भी लाइफ का पार्ट था एंजॉय करने कर लिया। अब वो लाइफ में कभी भी विधायक नहीं बन पाएंगे। ये बीएसपी मिट्टी से माधव बनाती और फिर से माधव को मिट्टी में भी मिला देती। अप्रोच नहीं किया जमा खान ने दोबारा? बहुत अप्रोच किया, लेकिन ये बीएसपी है जो एक बार धोखा देता है उसको दोबारा राव नहीं लाते हैं। क्योंकि जदयू में तो टिकट मिलना बड़ा नहीं, मिल गया उनको। हाँ। लेकिन वो कहाँ स्टैंड करेंगे आप खुद मालूम हो जाएंगे। हाँ। तीसरे नंबर पर जाएंगे, जमानत तक जब्त कराएंगे। इसके बाद हम रामजी गौतम से बातचीत कर रहे थे, हमने उनसे पूछा कि बीएसपी का बेसिकली फोकस क्या है, वो कहां पर चुनाव लड़ रही है और कहां पर ज्यादा मजबूत अपने आप को पाती है। क्योंकि कहा यही जा रहा है कि बीएसपी शुरू से जब से चुनाव लड़ रही है तब से जो यूपी की सटी हुई सीमाएं हैं वहीं पर उसका फोकस ज्यादा होता है। तो रामजी गौतम का जवाब इस पर था कि यूपी से सटी हुई विधानसभाओं के साथ ही साथ हम नेपाल से सटी हुई विधानसभाओं तक अपने लक्ष्य को बढ़ा रहे हैं। वो कहते हैं कि बक्सर, सासाराम, कैमूर, बलहा, बेतिया, मोतिहारी, वैशाली, शिवहर, भागलपुर जैसी सीटों पर भी बसपा मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। यूपी और बिहार की जो सटी हुई लकीर है उसी में ज्यादा फोकस है आपका? नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो हमारे साथ ही है। हमने चाहे बक्सर हो, चाहे सासाराम हो, चाहे हमारा इवन कैमूर के साथ भी हमने कई सारे और जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे बगहा है, बेतिया साइड है, मोतिहारी है, इवन हमने इस बार वैशाली में बहुत अच्छा करने जा रहे हैं, वैशाली है। इसके साथ ही हमारा जो शिवहर का जो एरिया है, नेपाल का जो बॉर्डर है, उधर भी हम अच्छा कर रहे हैं, भागलपुर साइड भी अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, हम कई जगहों में अलग अलग सेगमेंट पे अच्छा करने का प्लान करेंगे। इसके बाद बारी आई कुछ वीआईपी कैंडिडेट्स की। एक सीट है गोपालगंज में जहां पर लालू यादव के घर में बसपा ने सेंध लगाई। हालांकि ये सेंध उनकी 2020 में भी थी। यहां पर लालू यादव के जो साले हैं साधु यादव, उनकी पत्नी को इस बार भी बीएसपी ने टिकट दिया है। रामजी गौतम कहते हैं कि 2020 में भी साधु यादव की पत्नी को इसी सीट से चुनाव लड़ाया गया था। वो अच्छा चुनाव लड़ी थी, वो जरूर हार गई लेकिन वो दूसरे नंबर पर थी, इसलिए बहन जी ने इस बार उन पर भरोसा जताया है। इसके अलावा गोपालगंज की दूसरी सीट है जहां से हमारे पूर्व विधायक रहे रियाजुल हक को भी बसपा ने दोबारा मौका दिया है। रामजी गौतम कहते हैं कि हमें उम्मीद है कि हम गोपालगंज की ये दोनों सीटें जीतेंगे, एक वो जहां पर साधु यादव की पत्नी लड़ रही है और दूसरी वो जहां पर रियाजुल हक चुनावी मैदान में है। दोनों सीटों पर लड़ाई बड़ी तगड़ी है। आपने तो लालू के घर में भी सेंध लगा दी है, लालू के साले साधु यादव की पत्नी को टिकट दे दिया आपने। कहां से अप्रोच हो गया ये आपको? नहीं तो वो पिछली बार भी चुनाव लड़े थे हमारी पार्टी से। हाँ। 2020 में। हाँ। और वो सेकेंड पोजीशन में लगभग थे वो। हाँ। काफी अच्छा वोट गेन किया था, 45,000 वोट लेकर के आए थे। हाँ। तो उन्होंने दोबारा अप्रोच किया कि हमें उतारा जाए। तो जो भी हमें लगा कि सोशल इंजीनियरिंग में पूरी तरह से फिट बैठ रहे हैं
तो उनको तुरंत टिकट दिया गया। और साथ ही उनके पास की जो सीट है बगल में, जो हमारे पूर्व पार्टी के विधायक थे रियाजुल हक को पार्टी में प्रत्याशी बनाया है। उनको बरौली से हमने उनको टिकट दिया है और हमें पूरी उम्मीद है गोपालगंज से दोनों सीटें हमारी जीत कर आएंगी। बातचीत का सिलसिला चला, इसी बीच में बसपा का एक स्टिंग सामने आया। इस बात पर भी रामजी गौतम से बातचीत की गई। असल में एक अखबार ने एक स्टिंग किया था वहां पर टिकट बंटवारे पर, जिसमें टिकट के बदले पैसे लेने की बात सामने आ रही थी। कहा यह जा रहा था कि बसपा पैसों को लेकर के वहां पर टिकट बांट रही है। रामजी गौतम ने इस पर किस साफगोई से अपनी बात कही है, इसे आपको सुनना चाहिए। जब आप बिहार में टिकट बांटने की बात कहते हैं और वहां पर अच्छे कैंडिडेट लड़ाने की बात कहते हैं, उसी बीच में एक स्टिंग सामने आ जाता है, पैसों के लेन देन का उसमें जिक्र आपने ध्यान से नहीं सुना, उसने जो स्टिंग हुआ तो पूरी बात काटी गई। जिस व्यक्ति ने बोला है उसने साफ बोला कि देखिए हमारी पार्टी गरीबों पार्टी है और हमारी पार्टी को चलाने के लिए हम सभी लोगों से, पार्टी के लोगों से, वर्कर्स से, एम्प्लॉइज से, सभी से पार्टी के लिए फंड जनरेट करते हैं, उसी से हमारी पार्टी चलती है। तो बिहार के अंदर अगर आप इस तरह के प्रोग्राम माने बहन जी का मांग रहे हैं तो बहन जी प्रोग्राम कराने के लिए कम से कम हर व्यक्ति को उस विधानसभा के आसपास के लोगों को 10 से 15 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तब माने बहन जी प्रोग्राम पाएंगे। ये तो बात क्लियर है। तो पूरा देश जानता है। बीएसपी कार्यकर्ताओं को पैसे चलती है, किसी अंबानी, अदानी या धन्ना सेठों को पैसे चलती है। तो इसमें कौन छिपाने वाली बात हो गई? अगर किसी भी हमारे नेता ने ये बोला होता कि भाई मुझको दे देना, मेरे जेब में रख देना, तो वो तो एक अपराध हो गया। 50 जाएगा, 25 मुझे देना होगा, 25 नहीं बोला उन्होंने कहीं से भी। तो इस तरह की एलिगेशन, बीएसपी पे एलिगेशन लगाते रहते हैं लोग। जो काम करेगा उस पर एलिगेशन लगाया जाएगा, जो काम नहीं करेगा उस पर कोई एलिगेशन नहीं लगेगा। बहन जी जाएंगी बिहार? बिल्कुल जाएंगी, बहन जाएंगी, बहन जी भी जाएंगी और आकाश जी भी जाएंगे। अच्छा। जब 20 तारीख के बाद उसमें हम डेट डिक्लेयर करेंगे। और आकाश जी की जो डेट है, मैं आज वापस जा रहा हूँ बिहार, यहीं से जा करके अपने सारे साथियों के साथ बैठ करके मीटिंग करेंगे। उसमें अलग अलग डेट में कहाँ मीटिंग होनी चाहिए आकाश जी की, वो मीटिंग कराएंगे। तो रामजी गौतम बिहार में बसपा के सबसे बड़े नेता हैं, बिहार के वो जिम्मेदार हैं बसपा से, और रामजी गौतम इस बात को बखूबी समझते हैं कि अगर बिहार में इस बार उन्होंने बड़ी क्रांति कर दी तो वो बहन जी की आंखों के तारे बन जाएंगे। अब तक बिहार के चुनाव में बसपा ने सबसे अच्छा परफॉर्म साल 2000 में किया था, जब वहां से उनके 4 विधायक जीते थे। इसके बाद कमोबेश कभी ज्यादा कभी कम विधायक वहां से जीतते हारते रहे। पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव में एक विधायक जमा खान वहां से चुनाव जीता था। लेकिन यह बात साफ तौर से समझिए कि सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला, सही टिकट का बंटवारा, मुसलमान दलितों के साथ साथ पिछड़ों और अगड़ी जातियों पर भी बसपा का फोकस और मजबूत लॉबी, मजबूत कैडर बसपा के लिए वहां पर सकारात्मक फिजा बना रहा है। आने वाले समय में मायावती और आकाश आनंद भी वहां पर जो चुनाव प्रचार है उसका जिम्मा संभालेंगे, वहां पर जाएंगे, प्रचार करेंगे, और मायावती के वहां पर जाने से माहौल और मजबूत होगा। अब इस बार 25 के चुनाव में बसपा वहां पर किस भूमिका में होगी, लेकिन यह तो वक्त बताएगा। पर बहुजन समाज पार्टी वहां पर तीसरे विकल्प के तौर पर सबसे बड़ी पार्टी, राजद की महागठबंधन जिसमें कांग्रेस शामिल है, उधर एनडीए जहां पर नीतीश और बीजेपी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी हैं, और तीसरे सबसे बड़े विकल्प के तौर पर बसपा वहां पर है। नेताओं के लिए बसपा एक मजबूत स्तंभ है, वो उन पर भरोसा कर रहे हैं। इस भरोसे पर बसपा कितनी खरी उतरेगी यह आने वाला वक्त बताएगा। आज की चर्चा में बस इतना ही। आपको हमारी ये चर्चा कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। बिहार से जुड़ा हुआ अगर आपके पास भी कोई अपडेट, कोई खबर है तो हमें बताइए, हम उसे अपने चैनल पर साझा करेंगे। आज की चर्चा में इतना ही। खुश रहिए, आबाद रहिए, नमस्कार, जय हिंद।